चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड people who joined late, let me just introduce. Class will be very short, session will be very short, and today we will be discussing mainly syllabus wise. We will break down the syllabus and I will be telling you ki how we will discuss, how we will approach the Indian economy to maximize the score. And this session will be open to everyone whosoever is preparing for the Indian economy, especially be it CUET examination, PG examination या UGC NET examination या Indian economic services, for anything the approach for Indian economy would be same. As you most of you would be knowing कि I have a good experience of having few interview also in the UPSC, और वहाँ पे इंडियन इकोनॉमी में मेरे अच्छे खासे स्कोर आया करते थे. हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, तो आई हैव बेटर आइडिया हाउ टू अप्रोच द इंडियन इकोनॉमी एंड ट्रस्ट मी, यू राइट एनी एग्जाम दिस डेज, स्पेसिफिकली जो भी इंडियन गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, चाहे आप नेट JRF के पेपर लिखो, CUT के पेपर लिखो, RBI के एग्जाम दो, किसी भी एग्जाम दो, दीज डेज इंडियन इकोनॉमी हैज़ मेजर चंक, सो यू कैनॉट इग्नोर इट. अगर आप इंडियन इकोनॉमी इग्नोर करते हैं तो लटकते पटकते आप एग्जाम तो पास कर जाएंगे लेकिन अच्छे मार्क्स आपके नहीं आएंगे. तो बिफोर गोइंग इन टू द डिटेल, आई विल बी टेकिंग जस्ट 30 seconds टू रिकलेक्ट द ऑल बुक्स नेम, देन वी विल गो टू द सिलेबस एंड देन वी विल सी कि हाउ वी शुड अप्रोच एंड हाउ आई विल बी टीचिंग by breaking down each and every keywords which is mentioned in the syllabus. Okay, तो चलिए सबसे पहले आप लोग कॉपी कलम खोल लेंगे इफ पॉसिबल. आई एम गिविंग यू 30 seconds pause and please open the pen and paper and note down the book's name, and these books are freely available in PDF format. If people are not interested to buy it in the offline form, don't worry, no need to go for the hard copy. आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा. आई विल रीसेंड इट. The first book है what I found. If your basics are not that good, you can go for the class 11th NCERT. ठीक है, इंडिया एंड डेवलपमेंट करके कोई एक बुक आती है, क्लास 11th NCERT की इंडियन इकोनॉमी की बुक है. दैट इज फॉर द बेसिक्स इफ यू आर कंप्लीटली जीरो अबाउट इंडियन इकोनॉमी. इफ यू नो द बेसिक्स, even if you don't know the basics, you can start with reading Misra and Puri and Ramesh Singh. Both books are important because Misra Puri gives comprehensive figure while Ramesh Singh gives objective figure. अगर आपको वन लाइनर एग्जाम हो गए या MCQ एग्जाम हो गए, अगर उसको डील करना है तो रमेश सिंह इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक. बट मिश्रा पुरी गिव्स द डेवलपमेंटल एंड ग्रोथ एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इट डजंट डील विथ ओनली इंडियन इकोनॉमी. राइट, होप आई एम वेरी मच विजिबल एज वेल एज ऑडिबल. एनी डाउट? चलिए, तो मैं बुक की नाम बता रहा था. एक हो गई मिश्रा एंड पुरी, नेक्स्ट बुक रमेश सिंह. However, Ramesh Singh can be substituted with any other book, like you have these days Nitin Singhania also, which is also very good book for the UPSC aspirant as well as the objective exams. All the exam which having MCQ are called objective exams. तो यह सब एग्जाम में आप आराम से, जस्ट मिनट, या ये सब एग्जाम में आप आराम से टैकल कर सकते हैं. और चलिए पहले देखते हैं इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस को. और सिलेबस को जब आप कवर करेंगे, प्लीज माइंड वेल, कीप द सिलेबस ऑफ लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव बिकॉज आई कुड सी आर्मी बॉयज एंड ऑल. या तो लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने देखा जो पीजी इंट्रेंस के सिलेबस में है उसमें दे हैव मेंशन्ड कीवर्ड्स ईच एंड एवरीथिंग, वाइल जो नेट JRF के जो सिलेबस हैं उसमें दे हैव नॉट मेंशन्ड द डिटेल सिलेबस. दो वी विल ट्राई टू कवर इट. चलो लेट मी शेयर द स्क्रीन हियर, जस्ट ए मिनट. या एनी डाउट? नो डाउट. चलिए, या होप स्क्रीन इज विजिबल. कैन यू जस्ट से yes और no? यस सर. यस सर. ओके, चलिए, थैंक यू, वेरी गुड. हाँ, तो हम बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के. ठीक है, चलिए कॉपी कलम खोल लेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं जो सिलेबस है इसका. देखिए यह जो सिलेबस है, दिस सिलेबस इज फॉर UGC नेट JRF. ठीक है, UGC नेट JRF के जो सिलेबस है, जो कोर सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस है, दे हैव रिटन जस्ट दिस ओनली, दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, पैटर्न एंड स्ट्रक्चर, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, FRBM. कैन समबडी कमेंट और से कि FRBM एक्ट कब आया था इंडिया में फर्स्ट टाइम? मैच द फॉलोइंग काफ़ी पूछते हैं ये लोग आजकल. एक तो बताइए आप लोग FRBM का फुल फॉर्म क्या है? FRBM, एनीवन? FRBM 2002 में एक्ट बनी, 2003 में आया, 2003 वाज द फर्स्ट. FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003. इसका कुछ नहीं काम था, इसका यह काम था कि फिजिकल प्रूडेंस का मतलब यह हुआ कि अर्लियर इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट था 8%, 9% रहता था, इसका टारगेट था कि 3% तक रखना है. एनीवे,
उसके बाद है रिफॉर्म्स इन लैंड, लेबर एंड कैपिटल मार्केट, मीन्स लैंड रिफॉर्म आपको पढ़ना है. आई विल बी टीचिंग यू ईच एंड एवरीथिंग एंड वट एवर टॉपिक इज रिटन ना, I will be providing. What I will be providing here, that I am telling you. First thing is handwritten notes, my own handwritten notes. ठीक है, whatever topic is written here in the syllabus. एक तो handwritten notes होगा, और जितना भी टॉपिक इसमें लिखा हुआ है ऑलमोस्ट, आई कैनॉट से ऑल बिकॉज सम टॉपिक्स आर वेरी ट्राइवल एंड वेरी स्मॉल, बट ऑलमोस्ट आई विल बी कवरिंग इसके टेस्ट, MCQ इसके टेस्ट कवर होंगे, और जितने भी टॉपिक हैं उसके सारे क्लास लेक्चर भी होंगे. ठीक है, एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा. काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है. तो यह जो नेट JRF में लिखा हुआ है सिर्फ यही लिखा हुआ है, परंतु इससे आपका काम नहीं चलेगा, बिकॉज आई हैव सीन कि कॉलोनियल इंडिया से भी क्वेश्चंस आते हैं. नाउ लेट अस लुक इनटू कि CUET PG या MA इंट्रेंस का जो सिलेबस है, इवन जो अगर कोई मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वगैरह का एग्जाम का तैयारी कर रहा है, यू विल फाइंडिंग कि कॉपी पेस्ट सिलेबस है CUET PG का. यह CUET PG का देखिए कितना डिटेल में दिया हुआ है. तो पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट JRF और प्रिपेयरिंग फॉर IAS और व्हाट्सोएवर, यू कैन गो इनटू द डिटेल्ड ऑफ सिलेबस दिस वे. इवन जो UPSC का जब आप सिलेबस देखोगे, IAS का, UPSC का, उसमें भी इतना डिटेल से नहीं हुआ है. तो आई मस्ट अप्रिशिएट कि CUET PG जो है इंडियन इकोनॉमी का काफ़ी अच्छा सिलेबस है. तो फर्स्ट है टॉपिक मैक्रो ट्रेंड्स. मैक्रो ट्रेंड्स का मतलब यह हुआ कि यू शुड नॉट गो बाय बीट्स, जस्ट एक ट्रेंड होना चाहिए. कि मतलब किसका ट्रेंड भाई? तो नेशनल इनकम का, पॉपुलेशन का, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का. अब इसमें क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, देखिए क्वेश्चन किस तरह से आएंगे. मीन्स मैक्रो ट्रेंड का मतलब हुआ कि ओवरऑल ट्रेंड यह हुआ. Can somebody tell that in the population, when India's population was growing, which year is known as demographic shift? Anyone? Which year? Yeah, Great Divide, it is also known as. Anyone? Any of you? Can somebody tell कि सेंसस कब शुरू हुआ था? Because हाँ, population is in your syllabus. सेंसस जो होता है 1921. Yes. Census 81. Yes, 81. Very good. First census was released in 81. Yeah, every 10 years पे होता है. सेंसस आपके सिलेबस में है. पॉपुलेशन, या थैंक यू कैन टर्न ऑफ योर माइक. हाँ, तो पॉपुलेशन जो था आपका, वह आपका डेमोग्राफी को कवर करेगा, और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आपका दिखाएगा एम्प्लॉयमेंट. तो यहाँ से एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड पता चलेगा कि उस वक्त अधिक से अधिक कहाँ पे लोग एम्प्लॉयड थे. यू विल बी वॉन्डर टू नो, यू विल बी रियली सरप्राइज नो कि नियरली 1700 में 70 to 70, 25, 70, 50 तक जो था, इंडिया का जो शेयर था इन वर्ल्ड मार्केट, आई एम टेलिंग यू ओवरऑल वर्ल्ड, 25% हुआ करता था मैन्युफैक्चरिंग में. बट आफ्टर द ब्रिटिश अराइवल विच फेल डाउन टू 2%. सो दीज थिंग्स आर नॉट फैक्ट्स, दीज आर ट्रेंड्स. आई विल बी टीचिंग यू कि यह किस तरह से बदला, क्यों बदला, आखिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ. इनफैक्ट लास्ट ईयर क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है. One second, I think somebody is waiting. Yeah, okay. चलो सॉरी. तो नेक्स्ट है आपका, यह हो गया मैक्रो ट्रेंड. मैक्रो ट्रेंड में आपको कैसे आएगा, यहाँ पे एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, फैक्ट वाइज काफी कम आएंगे, एक एनालिटिकल अप्रोच पूछा जाएगा. एंड दिस इज वैलिड फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स, बी इट IAS, UGC नेट JRF एंड CUET. बिकॉज जो UGC नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए देखिए सिलेबस काफी स्मॉल दिया हुआ है. यू कैनॉट स्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू दिस ओनली, यू हैव टू ऑल्सो लुक इनटू द कॉलोनियल इंडिया. ठीक है. बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्ड ऑफ सिलेबस, लेट अस कैटेगराइज कि किस तरह से इंडियन इकोनॉमी को पढ़ना चाहिए. मेजरली जो है ब्रॉडरली जो है 2 पार्ट्स हैं इसके, DERLY. ठीक है. ब्रॉडरली जो है इंडियन इकोनॉमी, IE. ठीक है. इंडियन इकोनॉमी को आप इन द टाइम सीरीज और इन द फेज मैनर, ठीक है, आप समय के अनुसार पे 2 भाग में बांट सकते हैं. एक तो यहां पे आएगा प्री इंडिपेंडेंस, और यहां पर एक आएगा पोस्ट इंडिपेंडेंस. ठीक है. प्री इंडिपेंडेंस को समटाइम्स वी कॉल इट कॉलोनियल एरा. ठीक है. हालांकि कॉलोनियल एरा कहा जाता है 1857 से, बट इन कॉलोनियल एरा वी विल स्टडी फ्रॉम अप्रॉक्स 1800 टू 1947. नियरली 150 ईयर्स तक हम पढ़ेंगे इसको. ठीक है. यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ये हो गया प्री इंडिपेंडेंस. पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी 2 तरह के हैं. होप आई एम ऑडिबल, ऑल क्लियर, कैन समवन जस्ट कंफर्म? यस सर. यस सर. चलो पेन, आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, ऐसे मजे में नहीं बैठेंगे, मूवी नहीं चल रहा है.
क्लासेस काफ़ी शॉर्ट होंगी। आज हमारा पूरा ओरिएंटेशन डिटेल्ड क्लास होगा और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ आपको उसी तरह अप्रोच रखना है। आपका एक एक क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी का एग्जाम में बन जाएगा एंड वी विल ट्राई टू लर्न इंडियन इकोनॉमी इन ए स्टोरी टेलिंग वे। इट्स नॉट दैट टफ एज यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, पोस्ट इंडियन इकोनॉमी में हम क्या करेंगे, पोस्ट इंडियन इकोनॉमी में आपका आ जाएगा, यानी पोस्ट का बाद है जब आज़ादी के बाद हुआ भारत, तो एक हम पढ़ेंगे प्री लिबरलाइजेशन, एलपीजी। प्री लिबरलाइजेशन का फेज कब होगा, 1947 या 50 से आप ले सकते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब से प्लानिंग कमीशन आया, टू 1991, ठीक है। और उसके बाद पोस्ट लिबरलाइजेशन या फिर पोस्ट एलपीजी बोल सकते हैं आप, पोस्ट एलपीजी यानी कि 1921 से लेकर 2023, यह होगा हमारा फेज इंडियन इकोनॉमी के पढ़ने का। क्लियर, यह हो गया आपका फेज, टाइम फेज। बट दिस इज जस्ट ए क्रोनोलॉजी, दिस इज नॉट मेकिंग द स्टोरी। यह हो गया आपका टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम में भी क्या होगा, जो कॉलोनियल एरा में होगा, कॉलोनियल एरा में हम लोग कीवर्ड्स ऑफ सिलेबस देखेंगे, जो भी कीवर्ड्स लिखे हैं सिलेबस में, कीवर्ड्स ऑफ सिलेबस। तो अब भैया चलो हम देखते हैं आखिर सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। दैट्स इट, वी विल बी लुकिंग इनटू दोज थिंग्स। However, many a times question has not been asked from all the topics, but we cannot take it for the granted. देखिए, पहला आपका मैक्रो ट्रेंड्स, ओवरव्यू ऑफ कॉलोनियल एरा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ओवरव्यू ऑफ कॉलोनियल एरा, मीन्स कॉलोनियल एरा का आपका एक मैक्रो ट्रेंड होगा। नेशनल इनकम देखेंगे हम, पॉपुलेशन देखेंगे, वहाँ के एम्प्लॉयमेंट को देखेंगे। देन कम्स एग्रीकल्चर, दीज ऑल आर फ्रॉम कॉलोनियल इकोनॉमी, मीन्स बिफोर 1947 की बात किया जा रहा है। कहाँ तक, यहाँ तक देखिए, दिस स्टेट ऑफ इकोनॉमी इन इंपेरियल कंटेक्स्ट, इंडियन इकोनॉमी, यहाँ दिस तक, प्लीज अंडरलाइन यहाँ तक। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ या, और हम मार्कर लगा देते हैं, यस दिस वन टिल हियर, दिस लाइन। सो एवर दिस ना, दीज आर टॉकिंग अबाउट कॉलोनियल एरा, यहाँ तक। पॉइंट नंबर 1 2 3 4, ऑल दीज 4 पॉइंट्स कॉलोनियल एरा, मतलब बिफोर 1947, बिफोर 1947 क्या क्या है। तो एग्रीकल्चर देखेंगे हम, एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर कैसा था, लैंड रिलेशन कैसा था, लैंड रिलेशन में डिफरेंट टाइप्स के आइलैंड सिस्टम हुए, परमानेंट सेटल सिस्टम देखेंगे, महलवाड़ी सिस्टम देखेंगे। क्वेश्चन वाज आस्क्ड लास्ट ईयर इटसेल्फ, डायरेक्ट क्वेश्चन केम फ्रॉम आवर क्लास इटसेल्फ। फिर एग्रीकल्चर मार्केट देखेंगे, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन देखेंगे, क्रेडिट देखेंगे, कॉमर्स देखेंगे। फिर आपको आता है कि प्रोडक्टिविटी एंड फेमिन्स, फेमिन्स पे डिफरेंट कमिटी थी। दिस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो कमिटी का नाम दे दे एंड मैच द फॉलोइंग दे कैन आस्क, तो वो सब आपको बताया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। फिर आपका थोड़ा इंडस्ट्री को देखेंगे, इंडस्ट्रियल सेटबैक कब हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कब आना शुरू हो गया, आपका जो कॉटन इंडस्ट्री था, हैंडलूम इंडस्ट्री था, लोकल इंडस्ट्री था, उसका डिबैकल कैसे होने लगा। देन कम्स की लेबर रिलेशन, कैसे कैसे 2-4 फैक्ट्री एक्ट और लेबर रिलेशन आने लगे। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट एनीवन, 1881, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट केम इन 1881। हाँ, फिर यहाँ पर एक ओवरव्यू आ जाएगा, जितना भी ऊपर आप पढ़े हैं, इकोनॉमी एंड स्टेट ऑफ इंपेरियल कंटेक्स्ट, मतलब जो ब्रिटिश काल था उस वक्त हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी एंड स्टेट, वह कैसा था वह देखेंगे। एंड द ऑल टाइम फेमस एंड ऑल टाइम फेवरेट जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी है, कैन समबडी टेल हु गेव द फर्स्ट टाइम ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एनी ऑफ यू? दादाभाई नौरोजी। वेरी दादाभाई गुड, नौरोजी। यस दादाभाई नौरोजी, वेरी गुड, यस करेक्ट। एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, तो दादाभाई नौरोजी ने दिया था, जो भी दिया था वो हम देखेंगे कि कितना रुपए पर मंथ दिया था, पर कैपिटा इनकम क्या था, क्यों दिया था, किस तरह से मेजर किए थे। फिर MG रानाडे जी भी दिए थे, और भी 2-3 इकोनॉमिस्ट थे, उसके नाम हम देखेंगे यहाँ पर। फिर आता है आपका, और यहाँ पर यह तकरीबन हुई थी 1800-1900 के करीब में, 1866-67 में आई थी, 1901 में उनकी बुक आई थी, जो भी हो। बट टिल 1947 में हम देखेंगे क्या हुआ, जो भी मेजर इवेंट्स हुए थे सिलेबस में लिखा है उसको हम देखेंगे। रेलवे वगैरह भी दिया है, रेलवे भी देखेंगे, इंडस्ट्री में देखेंगे। इंडस्ट्री में मेजरली यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट इंडस्ट्री में मेनली 3-4 इंडस्ट्री थे, ठीक है। जब आप इंडस्ट्री की बात करते हैं, जो मोस्ट फेमस आपका इंडस्ट्री था कॉटन इंडस्ट्री। कैन समबडी टेल इंडिया में फर्स्ट कॉटन इंडस्ट्री कब आया था, एनी वन ऑफ यू? फर्स्ट कॉटन इंडस्ट्री 1854। कहाँ पर? वेरी गुड, 1854, मुंबई, सूरत, बॉम्बे स्पिनिंग एंड बॉम्बे। बॉम्बे। चलिए, आई विल गो विद द मेजोरिटी, आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। आई थिंक बॉम्बे में था, मेजोरिटी इज ऑल्सो टेलिंग बॉम्बे। हाँ, तो कॉटन हो गए, जूट हो गए, सीमेंट हो गए और शुगर हो गए, ये सब मेजर 3-4 इंडस्ट्री थे। इनके ब्रीफ हम देखेंगे, एक एक पैराग्राफ का कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ्स होंगे, उसको हम देखेंगे। यहाँ पे क्लियरली नहीं लिखा है, बट वी विल सी, वी विल नॉट गोइंग टू इग्नोर एनी टॉपिक रिटन इन द सिलेबस, ट्रस्ट मी।
और अपनी तरफ से आपको एफर्ट पुट करना है. मेनी थिंग्स आर नॉट इन द बुक्स, नाइदर इन द रमेश सिंह नॉर इन द मिश्रा एंड पुरी. तो जो भी मैं यहाँ पढ़ाऊंगा उसके आप नोट्स बनाएंगे, थोड़ा बहुत गूगल कर लेंगे, दैट इज मोर देन एनफ. सब चीज़ नहीं दी हुई है. यह वाला जो पोर्शन है एबव 4 पॉइंट्स, दीज थिंग्स आर नॉट मेंशन एंड दीज थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द यूजीसी नेट जेआरएफ, IES, IAS एज वेल एज दिस CUET. पीपल हु इज लर्निंग इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम मी, आई एम टीचिंग फॉर UPSC लेवल ऑफ थिंग्स. ठीक है, तो आप अगर उस लेवल का प्रिपरेशन कर लोगे तो उसके नीचे जितने भी एग्जाम है सारा हो जाएगा. हाँ, फिर है उसके बाद जो आपका मॉडर्न फेज आ जा रहा है. ठीक है, बिफोर गोइंग टू द मॉडर्न फेज लेट मी चेंज द ट्रैक, हाउ आई डील और हाउ आई टीच. तो यह आप लोगों की सुविधा के लिए, फॉर योर ओन कन्वीनियंस, जस्ट आई रिटन हियर कि इंडियन इकोनॉमी का अप्रोच क्या होगा इन द टर्म्स ऑफ क्रोनोलॉजी. ठीक है, क्रोनोलॉजी क्या रहेगी आपको, यह होगी आपकी क्रोनोलॉजी. ठीक है, यहाँ पे हमने क्रोनोलॉजी बनाया था कि यहाँ पर पहले देख लेंगे 1947 से पहले क्या था, फिर 1947 तक आएंगे, फिर 1947 से लेकर 1991 तक देखेंगे LPG, फिर उसके बाद 2023 तक. तो यह हमारा क्रोनोलॉजी चलेगा. बट दिस इज नॉट द वे टू अंडरस्टैंड इन ए सेक्टोरियल वे. अब मैं कैसे देखिए पढ़ाता हूँ ऑफ माई वे, दिस इज द वे ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, किस तरह से इंडियन इकोनॉमी हमारा प्रोसीड होगा. दिस इज हाउ वी डील, हाउ नवीनॉमिक्स डील टू अंडरस्टैंड द इंडियन इकोनॉमी इन ए स्टोरी टेलिंग वे. देखिए कैसे करते हैं इसको हम. एवरीबडी नोज वी हैव 3 सेक्टर्स. ठीक है, 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. एक यह हो गया और दूसरा हो गया पॉलिसी. पॉलिसी में क्या आएगा आपका, एनीवन? मेजरली वी हैव 2 काइंड्स ऑफ पॉलिसी. इफ यू सी फ्रॉम Fiscal policy. Monetary or fiscal? एग्जैक्टली, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी. अच्छा, आप लोग कोई भी वर्ड बताइए, एनी वर्ड इन इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स विच डज नॉट कम अंडर दीज टू. इट कुड बी और इट वुड बी, इट मस्ट बी, आई वुड से इधर फिस्कल और मॉनेटरी. आप बोलोगे कि सर टैक्स, भाई तो टैक्स किधर आएगा, फिस्कल में, फिस्कल पॉलिसी, टैक्स गवर्नमेंट. इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कौन रेगुलेट करता है, एनीवन? RBI और और मॉनेटरी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, MPC है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है. Committee. हाँ, यह लास्ट टाइम क्वेश्चंस भी आया था. कितना मेंबर बॉडी है, कैन समबडी जस्ट टेल? 6. Very good. 3 RBI and 3 + 3 6 या 3 हाँ 3 + 3 टोटल 6 है टोटल. हाँ, और फिस्कल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, आपके फाइनेंस मिनिस्टर जी होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो देखती है. हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, आप कुछ भी बोलो, चलो लेट मी टेक 5 कीवर्ड्स. फर्स्ट कीवर्ड्स आई टोल्ड, 4 कीवर्ड्स यू टेल. ऐसा कीवर्ड बताइए जो ना फिस्कल हो ना मॉनेटरी हो और यू आर कंफ्यूज कि सर यह मॉनेटरी होगा कि फिस्कल होगा. अदरवाइज मैं पूछूंगा. 10 सेकेंड आई एम गिविंग यू द टाइम. चलिए आप लोग ये बताइए, मैनी पीपल वुड बी गेटिंग स्कॉलरशिप. स्कॉलरशिप किधर आएगा, या पेंशन किधर आएगा? Fiscal. फिस्कल. यस, फंस गए ना आप लोग, किन्हीं ने मॉनेटरी बोला तो फिस्कल होगी क्योंकि यह गवर्नमेंट करती है. अब आप लोग ये बताइए, मनी सप्लाई किधर आएगा? Monetary. ऑब्वियसली मॉनेटरी. तो ब्रॉडरली जब आप देखोगे इंडियन इकोनॉमी में, मैक्रो इकोनॉमी में जितने भी कीवर्ड्स आपको दिखेंगे, एनी कीवर्ड्स, एनी यू टेक एनी कीवर्ड्स, ईदर इट वुड बी फिस्कल और मॉनेटरी. चलिए मैं आपको सिलेबस से एग्जांपल दिखाता हूँ. सॉरी यार, हाँ सर वेलफेयर इफेक्ट किस में आएगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट. इतना जो स्कीम लॉन्च करती है कौन करती है? RBI थोड़ी करती है, गवर्नमेंट करती है. दैट इज फिस्कल पॉलिसी, वेलफेयर, फिस्कल वेलफेयर. देखिए, यू टेक एनी कीवर्ड फ्रॉम हियर. या इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन देखती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी कौन देखती है? हमारे पास मिनिस्टर है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई, दैट इज फिस्कल पॉलिसी. चलिए यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, आई विल बी गिविंग मोर कीवर्ड्स. कोई भी हो, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे एग्रीकल्चर क्रेडिट हो. अब देखिए एग्रीकल्चर क्रेडिट की जब हम बात करेंगे, एग्रीकल्चर क्रेडिट, तो यहाँ पर आए गई एक फेमस बैंक है नाबार्ड. एनीवन नोज व्हेन नाबार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड? नाबार्ड कब बना था? 1982. फैंटास्टिक. 92. इन विच 5-year प्लान? 6.
यस चलो एनीवे हाँ, तो हाउ आई विल बी डीलिंग, तो एक तो हम 3 सेक्टर वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर देख लेंगे कि आज़ादी के समय कैसा था, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस कैसा था, आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट हैपेंड, एंड रिसेंट डेज इन 2022-23 व्हाट हैपेंड। ओवरऑल 360 डिग्री अप्रोच ऑन एग्रीकल्चर इंडिया का क्यों खराब है, क्यों अच्छा है, व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कमिटीज, व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑन द सब्सिडीज एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। सेम वे में हम लोग देखेंगे क्या, इंडस्ट्री। प्लीज बियर विथ मी, हार्डली आई विल टेक 10 मिनट्स, डोंट वरी। इंडस्ट्री देखेंगे, ठीक है, सेम वे में 360 डिग्री अप्रोच। इंडिया का इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, विच वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। फर्स्ट आईपीआर कब आया था? 1948 1948 यस 1948, फिर 1956, यस दोनों था, सही है। तो इस तरह से दे कैन आस्क द क्वेश्चन, तो इस तरह से हम इंडस्ट्री से देखेंगे और सिमिलरली हम देखेंगे सर्विसेज सेक्टर का। तो एक पढ़ने का तरीका यह होता है, रिगार्डलेस ऑफ क्रोनोलॉजी आप एक सेक्टर वाइज पढ़ सकते हैं, और यही सेक्टर वाइज जब आपका चेंज हो जाएगा तो आपका हो जाएगा पॉलिसी वाइज। पॉलिसी वाइज का मेजर रोल जो होता है, पॉलिसी वाइज का मेजर रोल है, पॉलिसी वाइज को मेजरली हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। एक पढ़ेंगे 1991, यह मेजरली 1991 के बाद आएगा, क्योंकि जब आपका एलपीजी आया था इसमें फिस्कल पॉलिसी काम किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। चलिए आई होप कि आप लोग होनहार स्टूडेंट हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में अंतर बता दीजिए वेरी फास्ट, क्विकली, तीनों में क्या अंतर है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन दीज 3? सर लिबरलाइजेशन मतलब गवर्नमेंट टैक्स हटाएगी, प्राइवेटाइजेशन मतलब गुड्स है जो हमारे लिए डेप्ट क्रिएट कर रहे हैं उसको प्राइवेट सेक्टर को देगी, ग्लोबल मार्केट में एंट्री देगी ग्लोबल मार्केट को। वेरी गुड। और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। चलिए ओवरऑल आपने जो भी कहा सही है। तो मेजर डिफरेंस जो बच्चे फंसते हैं इसमें फंसते हैं लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है आपका ट्रेड से, फॉरेन ट्रेड जो होगा उससे रिलेटेड है, आप फॉरेन वर्ल्ड से कनेक्ट करेंगे, ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ जाएंगे। इंडिया विल बी कनेक्टिंग इट्स इकोनॉमी टुवार्ड्स द फॉरेन कंट्रीज, फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज से आपका ट्रेड होगा, एंड यू विल बी एक्सपोर्टिंग, इंपोर्टिंग टेक्नोलॉजी, चाहे ट्रेड हो, मर्केंटाइज हो, सॉफ्टवेयर हो, जो भी हो। तो यह इसका एस्पेक्ट हो गया। कैपिटल आएंगे, कैपिटल जाएंगे, गुड्स आएंगे, गुड्स जाएंगे। अब आती है लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि गवर्नमेंट अपना स्टेक यहाँ पर कम करेगी। जितने भी पीएसयू हो गए, जैसे आप देखोगे कुछ लोग गाली देते हैं कि कंपनी बिक रही है, सरकारी कंपनी बिक रही है, जो भी हो रही है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। क्यों कि जो भी सिक इंडस्ट्रीज है, जो भी प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री नहीं है, या फिर जहाँ पे प्रोडक्टिविटी इश्यू है, वहाँ पे अगर गवर्नमेंट का 100% स्टेक है तो वह 100% से घटा के 51 करेगी, ज़रूरत पड़ा तो 26 करेगी, ज़रूरत पड़ा तो पूरा भी बेच सकती है, नो इशू। लिक्विडेशन करेगी, दैट इज नॉन एज लिक्विडेशन ऑफ एसेट। प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिक्विडेशन ऑफ एसेट। लिक्विडेशन ऑफ एसेट इज नथिंग बट द सेलिंग द गवर्नमेंट कंपनीज और व्हाट्सोएवर, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी के जितने भी एसेट्स होते हैं उसका सेल करके जब गवर्नमेंट मनी ऊपर करती है टू मीट द फाइनेंसेस इट्स फॉर इट्स ओन एक्सपेंडिचर, दैट इज नॉन एज लिक्विडेशन ऑफ एसेट। पैसे वगैरह जमा करना होता है, दैट इज नॉट प्राइवेटाइजेशन। हाँ, लिबरलाइजेशन का मतलब हुआ, एक आपने सही कहा था कि टैक्स, दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू टैक्स। टैक्स से यहाँ नहीं है, यहाँ पर क्या है, आपका जो मेन फोकस था तब की समय में बता रहा हूँ 1991 1991 लाइसेंस राज को खत्म करना था, मीन्स लेस रेड टेपिज्म। लिबरलाइजेशन का मतलब हुआ लेस रेड टेपिज्म, मीन्स ब्यूरोक्रेटिक जो है हर्डल्स, इसको कम करना है। यहाँ पर क्या करना है, टैक्स वगैरह में छूट देना है, स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करना है, यहाँ पर टैक्स हॉलीडे देना है, यहाँ पर आपको जो जैसे होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह, उनमें आपको जैसे अभी क्या है 3 इयर्स स्टार्टअप पे कोई टैक्स नहीं है। तो यह सब क्या है, लिबरल पॉलिसी है। आपको क्या है कि इनिशियली देयर यूज्ड टू बी टाइम मोर देन 40% आपका इनकम टैक्स हुआ करता था, इसको डिक्रीज करके और लाना है। यू विल बी सरप्राइज टू नो इन मोस्ट ऑफ द मिडिल कंट्रीज, मैनी ऑफ द मिडिल कंट्रीज यू माइट बी ऑब्जर्विंग कि बहुत लोग यूएई शिफ्ट कर रहे हैं, जो भी बहुत सारे पैसे वैसे कमाते हैं। आई हैव सीन, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे यूट्यूबर वगैरह भी हैं या बहुत सारे बिजनेसमैन हैं। डू यू नो व्हाई दे गो टू यूएई? टैक्स हेवन। एग्जैक्टली, देयर इज नो इनकम टैक्स। चलो लेट मी बी वेरी फ्रैंक, सपोज दैट कि आप कहीं पैसे कमा रहे हो, आप कोई जैसे मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, या फिर आप बिजनेस कर रहे हो या पैसे कमा रहे हो, लेट्स सपोज कि आप 10 लाख रुपीज़ कमा रहे हो, एनीथिंग, 10 लाख थोड़ा कम है यार, चलो 1 करोड़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा समझने में आसानी होगा। 1 करोड़ सपोज दैट
ईयरली आप ले रहे हो, ये मेरा इनकम मत मान लेना भाई, ये मेरा इनकम नहीं है, आई एम जस्ट एज्यूमिंग 1 करोड़ इनकम सपोज एट हमारा हो रहा है, ठीक है, मंथली, सॉरी ईयरली। और गवर्नमेंट जो है इस पर टैक्स लेती है, फिलहाल अभी 30% टैक्स स्लैब है, फिर उस पर सरचार्ज आएगा, फिर उस पर शेष आएगा, तो 3 करके यह नियरली जो है 38% तक चला जा रहा है, 38%। तो 1 करोड़ का 38 कितना हो गया, 38 लाख, यानी कि आपके पास कितने बचे, मेरे लिए 62 लाख। अब यह देखो कहाँ से जायज है कोई, हाँ बताइए प्लीज सर। पर टैक्स और गवर्नमेंट सर पार्ट में लेती है सर, 1 to कोई टैक्स नहीं है उस। हाँ पार्ट में लेती है, बट दैट इज फॉर द लोअर इनकम पीपल हु आर अर्निंग लेसर देन 7 लाख और बिलो टू दैट, यू डोंट हैव टू पे द टैक्स। बट हियर वी आर कंसिडरिंग वी आर अर्निंग 1 करोड़ ना, तो अगर आपका इनकम एनुअल इनकम 1 करोड़ है तो आपसे गवर्नमेंट नियरली 38% टैक्स मिलेगी। यह 30% स्लैब में आता है, फिर शेष लगता है, सरचार्ज ड्यूटी लगता है, डिफरेंट करके यह नियरली 37 to 38% हो जाता है। तो आपके पास हैंड में कितने बचेंगे, 62 लाख ओनली। और यह मैं 1 करोड़ की बात की। अगर आपके पास 100 करोड़ का इनकम हुआ तो आउट ऑफ 100 करोड़ यू विल बी हैविंग जस्ट 62 करोड़ इन योर पॉकेट एंड 38 करोड़ विल बी गिविंग गोइंग फॉर द टैक्स। वाइल यूएई में आप जो भी कमाओगे 100 करोड़ कमाओगे तो 100 का 100 आपका इनकम होगा, गॉट इट। तो जिस कारण से बहुत से लोग फॉरेन शिफ्ट कर रहे हैं। चलिए, तो मैं आपको इसी तरह से पढ़ाऊंगा, दिस इज द माई वे। और फिजिकल और पॉलिसी में हम करेंगे 1947 से लेके 51 का रहेगा। इसमें आपके सारे फिजिकल ईयर पॉलिसी से लेके 5 ईयर प्लान से लेके मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी सारा कुछ कवर होगा, तो नो नीड टू वरी, ठीक है। मैं इसी अप्रोच में पढ़ाऊंगा, फिर हम सेक्टर वाइज देखेंगे। थोड़ा हम सिलेबस की ओर रुख कर लेते हैं, थोड़ा सा, जस्ट 5 मिनट इट विल टेक। प्लीज इग्नोर दीज थिंग्स, दीज लास्ट 2 आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसके बाद फिर क्या है, फ्लोज एंड द कॉलोनियल इकोनॉमी चेंजेज गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी, नहीं ये सब उस वक्त के टाइम पे नहीं पूछा जाता है। हाँ देखिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इज 1991, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नथिंग बट द 1991 दैट इज एलपीजी। इसमें आपके फिजिकल अप्रोच को पढ़ना है और मॉनेटरी अप्रोच को भी पढ़ना है। देन कम्स पब्लिक इकोनॉमिक्स। यहाँ पे पब्लिक इकोनॉमिक्स का मतलब यह हुआ कि इंडियन पब्लिक फाइनेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 2 चीज़ें हैं, डिफरेंस मैं बताना चाहूँगा। पीपल हु आर वेरी क्लियर, people who are preparing for MA economics entrance और people who are preparing for UGC NET JRF, both are difference। UGC NET JRF के लिए पब्लिक फाइनेंस आपको एक्सप्लिसिटली पढ़ना है, पब्लिक फाइनेंस एक्सप्लिसिटली पढ़ना है, ठीक है, जो कि UGC NET JRF का प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर MA entrance दैट इज CUET entrance examination, they don't have to read or study public finance separately because it is not written in the syllabus and it is not even asked in the previous year। तो आपको यहाँ पे इंडियन पब्लिक फाइनेंस पढ़ना है, माइंड इट, इंडियन पब्लिक फाइनेंस और इंडियन पब्लिक फाइनेंस दोनों को पढ़ना है, CUT के लिए भी, UGC NET JRF के लिए भी। बट जो एक्सक्लूसिव पब्लिक फाइनेंस है, जो भी थियरीज वगैरह हैं, वो सब CUT के लिए नहीं पूछा जाता है। हाउएवर आई विल बी टीचिंग यू, नो नीड टू वरी, ठीक है। इंडियन पब्लिक फाइनेंस आपको पढ़ना है, यानी कि इंडियन टैक्सेशन सिस्टम कैसा है, इंडियन पब्लिक डेट कैसा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसा है, FRBM एक्ट क्या है, जितने भी फिजिकल से रिलेटेड हो गए, मेनली जितना भी हो गया फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड, वो हम इंडियन पब्लिक फाइनेंस में कवर करेंगे एंड दैट इज द पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इटसेल्फ। सो नो नीड टू वरी कि सर पब्लिक फाइनेंस हमारा कहाँ चला गया, वह आपका इंडियन इकोनॉमी में कवर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट 5 मिनट। हाँ, फिर हम यहाँ पे हैं, देखिए बजट हो गए, एक्सटर्नलिटीज हो गए, हालांकि ये सब पब्लिक फाइनेंस का पार्ट है, बट वी विल बी डीलिंग हियर ओनली, स्मॉल टॉपिक्स हैं, 5 मिनट्स। पब्लिक डेट हो गए, फिजिकल फेडरलिज्म हो गए। अच्छा आप लोग यह बताइए फिजिकल फेडरलिज्म क्या होता है, एनीवन जस्ट गिव मी ए हिंट, व्हाट इज फिजिकल फेडरलिज्म? The financial relationship between center and state, maybe. Don't say maybe, you are absolutely correct. Yeah, true, very true. देखिए सिंपल सा मतलब, पहले तो फेडरलिज्म देखेंगे। फेडरलिज्म का मतलब ही होता है फेडरलिज्म मीन्स वहाँ पे फेडरल का ज़्यादा बोला बाला रहेगा और वहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों रहेगा, C&S, सेंटर एंड स्टेट रहेगा। बट विच काइंड ऑफ फेडरलिज्म? फिजिकल फेडरलिज्म मीन्स फिजिकल रिलेशन। फिजिकल इज नथिंग बट द वित्तीय, फिजिकल का मतलब होता है वित्तीय, दैट इज फाइनेंशियल रिलेशन, मॉनेटरी रिलेशन। Monetary is not the exact word for the public finance, that's why we will using financial relation between center and state is known as fiscal federalism। तो इसको हम काफ़ी डिटेल्ड में पढ़ेंगे
और बेसिक्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी काउंसिल, यह सब आपका कवर इसी में हो जाएगा, ठीक है। ग्रांट्स इन एड हो गए, फिर यहाँ पर आर्टिकल जो आता है आपका 275 हो गए। कैन समबडी टेल व्हाट इज आर्टिकल 279A? आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो इफ समबडी कैन टेल। प्लीज comment in the chat, or you can just tell what is article 279A. Very important. It is constitutional and it is very recent, hardly 5-6 years before this article came into existence. Article 279A. Anyone? GST Council. No, sir. Very good. So for GST? Yes, GST काउंसिल बना था, वेरी गुड। एंड दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अभी जो है सबसे ज़्यादा रिसेंट जो है, अगर आपको फिजिकल पूछा जाए इस तरह से, विच इज़ द रिसेंट बॉडी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो आपका जीएसटी काउंसिल है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यह 2017 में आई थी अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101। थोड़ा बहुत मैं आपको पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा दूंगा। तो यह हो गया आपका ओवरऑल सिलेबस। फिर हम लास्ट में देखेंगे बजट और सर्वे, उसका नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एग्जाम। जिस तरह से होगा उस पर हम डिटेल में आपको नोट्स दे दूंगा, और जितने भी टॉपिक लिखे हैं मैं इसका नोट्स विद इन ए वीक प्रोवाइड करवा दूंगा। पहले नोट्स ही मैं आपको दे दूंगा, नेक्स्ट वीक तक दे दूंगा, फिर क्लासेज आपके चलते रहेंगी, और क्लास में जो पढ़ाऊंगा उसका आपको रनिंग नोट्स बढ़ाना पड़ेगा। जो भी क्लास नोट्स होंगे मैं पढ़ाते जाऊंगा, हाउएवर यू विल बी गेटिंग रिकॉर्डेड लेक्चर ऑल्सो, तो उसका आपको रनिंग नोट्स बनाना होगा, ठीक है। और मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं, दैट द गुड क्वालिटी नोट्स, दैट आई विल बी अपलोडिंग ऑन द ऐप एज वेल। अब आप यह बताइए, हाँ, और मैं एक बार बुक लिख दूँ। बुक जो है आपको, अगर आप पूछोगे कि सर अगर मुझे एक बुक फॉलो करना है और मार्क्स को मैक्सिमाइज करना है, तो आंख मूंद के आप रमेश सिंह फॉलो कर लो। इंडियन इकोनॉमी के 70% क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाएंगे, डायरेक्ट, ट्रस्ट मी। अगर आप मिश्रा एंड पुरी फॉलो करते हो विथ रमेश सिंह या फिर नितिन सिंघानिया, तो और आवर लेक्चर, तो मान लो कि 90 to 95% तो डायरेक्ट आएंगे। अब एक दो क्वेश्चन इधर उधर तो आएंगे ही ना, 100% की कोई गारंटी नहीं लेती है, बट थैंकफुली लास्ट टाइम अप्रॉक्स डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे क्लास नोट्स से आए थे। एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ए वीडियो ऑल्सो कि क्लास नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों आए थे। एक्चुअली क्या हुआ था, जब आप पढ़ते हो, प्रॉब्लम देखिए क्या होता है, आप फैक्ट्स को रटते हो। देखिए फैक्ट्स इज द बाय प्रोडक्ट। कैसे मैं बता रहा हूँ, जब हम फिजिकल पॉलिसी में मॉनेटरी पॉलिसी में बैंकिंग को पढ़ेंगे, तो उसमें हम सारे बैंकिंग को पढ़ेंगे, और बैंकिंग को जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद हम एनबीएफसी भी पढ़ेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। तो उसके जब भी इस्टाब्लिश्ड हुए, जो भी बॉडी आई, जब भी इस्टाब्लिश्ड हुई, मैच द फॉलोइंग हुआ, तो वह उसी में इंक्लूड हो जाएगा। अलग से उसको रटना नहीं है कि सर ये पॉलिसी वो पॉलिसी कैसे हुआ, ठीक है। अब एक जो है सिर दर्द आता है स्कीम्स, सॉरी, कि सर स्कीम्स बहुत पूछते हैं। तो मेरे भाई स्कीम्स में सिर्फ फ्लैगशिप स्कीम पढ़ना है, प्लीज़। अब भैया फ्लैगशिप स्कीम क्या होता है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे MG नरेगा, MGREGA नरेगा, जनधन योजना, ठीक है, जनधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बताइए आप लोग कोई फ्लैगशिप स्कीम, मिड डे मील, सुकन्या योजना। सुकन्या योजना को हम नहीं ले सकते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ दिस ओनली। देखिए फ्लैगशिप स्कीम का मतलब क्या होता है, इट हैज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट, वेरी लॉन्ग लास्टिंग। यू सी मनरेगा, इट्स बीन कमिंग फॉर लास्ट 17 ईयर्स, ठीक है, 2006 में ही आ गई थी, और इट कवर्स मेजॉरिटी सेक्शंस। बड़े रूप से फार्मर को कवर करेंगे, बड़े रूप से जो है आपके वीमेन को कवर करेंगे। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द कि सर ST SC OBC जनरल, नो 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 नो, इट इज़ लार्जर एस्पेक्टिव। किसान हो गए, फार्मर हो गए, वीमेन हो गए, बच्चे हो गए, इस तरह के सेक्शंस को कवर करेंगे, ठीक है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और जैसे क्या है, इसका जो इम्पैक्ट होगा काफ़ी लॉन्ग टर्म में होगा, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, इस तरह से। ऐसे स्कीम को हम लोग बोलेंगे। अब देखिए एक छोटा छोटा कुछ स्कीम आया था, जैसे PM स्वनिधि आया था, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर के लिए आया था, 2-3 साल चला, ठीक है, अभी भी चल रहा है। हाँ, जैसे आया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह, ठीक है। तो इस तरह के जो फ्लैगशिप स्कीम है, नियरली 20 to 25 स्कीम्स आपको क्लास में करवाए जाएंगे, और उम्मीद है कि 1-2 डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएंगे, और रिसेंट 1 to 2 ईयर्स के जो बजट और सर्वे में मैंशन होगा स्कीम, उसको भी हम क्लास में करेंगे, तो आपका स्कीम्स कवर हो जाएगा। यहाँ से स्कीम्स हो गया, सारे कमिटी का लिस्ट मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, एंड इट इज़ नॉट रटाफिकेशन, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द क्लास एज वेल। जो भी मेनली क्लासेज में होंगे, और कुछ एडिशनल बचेगा, तो जो भी कमिटी है, कुछ फर्टिलाइजर कमेटी है, कभी रंगनाजन कमेटी आ जाती है, कभी केलकर कमेटी आ जाती है,
कभी तारापोर कमेटी आ जाती है, बहुत सारे कमेटी हैं, तो उसके सीक्वेंस हैं वाइल वी विल बी डूइंग ना। जैसे कि तारापोर कमेटी था एक, ठीक है। अब तारापोर कमेटी किससे है, कोई रिलेटेड, कोई बता सकता है, एनीवन? व्हाट इज तारापोर कमेटी? तारापोर कमेटी वाज एसोसिएटेड विथ पॉवर्टी से है सर। नहीं, पॉवर्टी से नहीं है। एस तारापोर, बताइए आप लोग। यह था आपका अनएम्प्लॉयमेंट। नो, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी था। यह 1997 में आया था। जब हम इंडियन ट्रेड पढ़ेंगे तो जो आपका क्या है, अभी इंडिया में करेंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। इंडिया में करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है बट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। मतलब यह हुआ कि कन्वर्टिंग वन करेंसी इनटू अनदर करेंसी, अगर कोई फॉरेन से डॉलर लेके आ रहा है तो वो इंडियन करेंसी में तुरंत बदल सकता है और इंडियन को फॉरेन करेंसी में बदल सकता है विद इन इंडिया इफ इट इज अंडर करेंट अकाउंट। जब हम लोग बीओपी पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड में तो उसमें हम करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे। आफ्टर दैट इट विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यह हो गए ओवरऑल बुक्स मैंने बता दिया। अगर आपको एक बुक सिर्फ फॉलो करना है, इफ यू हैव लेस टाइम, ब्लाइंडली यू कैन फॉलो रमेश सिंह सपोर्टेड विथ आवर क्लास लेक्चर, मोर देन एनफ। इफ यू हैव सफिशिएंट टाइम, इफ यू वांट टू बिकम द गुड इकोनॉमिस्ट, वांट टू नो द इंडियन इकोनॉमी एट ए लार्जर पर्सपेक्टिव, क्योंकि यह लाइफ टाइम आपको साथ देगा, लाइफ टाइम। अभी जिसका इंडियन इकोनॉमी अच्छा नहीं होगा वह उसको आगे इसलिए प्रॉब्लम होगा क्योंकि जब आप इंटरव्यू फेस करोगे, आज फेस करो, 2 साल बाद फेस करो, वो सिर्फ इंडियन इकोनॉमी पूछेंगे। फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स आई एम टेलिंग, मेनली इंडियन इकोनॉमी वो पूछते हैं, मैक्रो रिलेटिवली लेस पूछते हैं क्योंकि वो लोग बूढ़े लोग होते हैं। इंडियन इकोनॉमी में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है करंट अफेयर्स वगैरह में। अगर आपका इंटरेस्ट है तो साइड वाइज एडिटोरियल अगर आपको मिल जाए इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड तो करंट अफेयर्स उसको आप पढ़ सकते हैं, हाउएवर इट इज़ नॉट मैंडेटरी। तो रमेश सिंह क्लास लेक्चर, अगर यह दोनों आप कर पा रहे हैं एंड इफ यू हैव टाइम, मस्ट गो फॉर मिश्रा एंड पुरी। प्लीज डोंट गिव ऑल द टाइम फॉर मिश्रा एंड पुरी। आई वुड से इफ you have to maximize score, these both are enough. If you have to really learn the economics, then it has to be in the combined way. ठीक है, तो यही था सर नितिन सिंघानिया। हाँ, एनीथिंग आई हैव गिवन द सब्स्टिट्यूट। हाँ, नितिन सिंघानिया, या तो रमेश सिंह या तो नितिन सिंघानिया, नो इशू। अब बताइए, एनी डाउट? एंड फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट आवर यूनिट 1 दैट इज कॉलोनियल एरा ड्यूरिंग, क्या था आपका कॉलोनियल एरा पे हमारा कैसा इकोनॉमी था, उस वक्त हमारा किस तरह से लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जो भी रहेगा सिलेबस में। सिलेबस हम लोग ओवरलुक कर चुके हैं एंड विल बी कवरिंग दैट यूनिट वाइज। चलिए फिर, डन फॉर द डे। एनीथिंग यू कैन आस्क रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी ओनली, दिस क्लास वाज स्पेसिफिक टू इंडियन इकोनॉमी। और जो भी लोग बुक्स पढ़ना चाह रहे हैं, आई वुड से कि आप थोड़ा सा स्मार्ट बनो, बिकॉज स्मार्ट स्टडी ऑलवेज वर्क्स। क्या क्या PYQ देखिए आ रहा है, क्लास लेक्चर्स में क्या आ रहे हैं, और जहाँ पर मैं बता रहा हूँ फोकस्ड होके, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वलिटी, इनको एक बार गूगल करो। अब पॉवर्टी में मैं कुछ दिन पहले, अगर आप लोग इंस्टा पे फॉलो करते हैं, हाउएवर टेलीग्राम में भी मैं अपलोड करता हूँ, आज या कल 1-2 दिन पहले मैं दिया था पॉवर्टी, सिचुएशनल पॉवर्टी, सेकेंडरी पॉवर्टी, सो मेनी थिंग्स आर। तो यह कब आएगा? यह सब के सब रमेश सिंह के बुक में दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, कैपिटल मार्केट, लेबर मार्केट। तो जो भी कीवर्ड्स हैं सिलेबस के ना, आप इस तरह से पढ़ो प्लीज़। और जो भी बुक्स वगैरह के वीडियो हैं, कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर है कौन नहीं है, आपको यूट्यूब पे जाना है, जस्ट एक बार अपने चैनल पे चले जाना है नवीनॉमिक्स पे, और उस पर सर्च कर लेना है कि VVI चैप्टर ऑफ रमेश सिंह या VVI चैप्टर फॉर इंडियन इकोनॉमी, आपको मिल जाएंगे। आउट ऑफ दैट फ्यू चैप्टर्स आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, तो यू कैन स्किप। चलिए फिर, गुड नाइट।